देखिए स्टार्ट करते हैं पुनः आज धारा 310 से सेक्शन 310। ये 310 सेक्शन है, ये आपका स्थानीय निरीक्षण से संबंधित है, मजिस्ट्रेट के द्वारा स्थानीय निरीक्षण। देखिए ये स्थानीय निरीक्षण से संबंधित है, मजिस्ट्रेट के द्वारा स्थानीय निरीक्षण। ये कहता है कि जब कभी, पहला इसका क्लॉज कहता है कि कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी प्रक्रम में पक्षकारों को सम्यक सूचना देने के पश्चात किसी स्थान में जिसमें अपराध का किया जाना अभिकथित है या किसी अन्य स्थान में जा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसके बारे में उसकी राय है कि उसका अवलोकन ऐसी जांच या विचारण में दिए गए साक्ष्य का उचित विवेचन करने के प्रयोजन से आवश्यक है और ऐसे निरीक्षण में देखे गए किन्हीं सुसंगत तथ्यों का ज्ञापन अनावश्यक विलंब के लेखबद्ध करेगा। तो ये मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जब उसे आवश्यक लगता है तो पक्षकारों को सूचना देने के बाद, तो पक्षकारों को सूचना, जहां जो घटना घटी है जिस स्थान पर, उस स्थान पर वो जा सकता है, घटना स्थल पर, कुल मिलाकर के जाकर घटना स्थल पर जाकर के वो अगर आवश्यक समझता है कि जो भी साक्ष्य लिया गया है उसका निरीक्षण करना आवश्यक है, तो उस चीज का निरीक्षण कर सकता है। कब कर सकता है? जो पक्षकार है उनको सूचना देने के बाद, पक्षकारों को सूचना देने के बाद, कारों को सूचना देने के बाद, तो पक्षकारों को सूचना देने के बाद वो इस स्थल पर जा सकता है और उसका निरीक्षण आदि कर सकता है। अगर वो ऐसा आवश्यक समझता है तो स्वयं जाकर के वहां निरीक्षण कर सकता है और उसके बाद जो भी तथ्य उसे मिलते हैं उसके बारे में ज्ञापन बना सकता है, ज्ञापन बना सकता है। एक ज्ञापन तैयार करेगा और वो ज्ञापन जो है उसको क्या होगा, वो साक्ष्य के रूप में अभिलेख में अनावश्यक विलंब के, इसमें लिखा है विवेचन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक और निरीक्षण देखे गए किन्हीं सुसंगत तत्वों का ज्ञापन अनावश्यक विलंब के दौरान लेखबद्ध करेगा। तो एक ज्ञापन क्या करेगा, लेखबद्ध करेगा, एक ज्ञापन को लेखबद्ध करेगा। बस। तो ये कब कर सकता है? जब वो आवश्यक समझता है, अगर उसे लगता है कि घटना स्थल पर जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां उसे लगती हैं कि आवश्यक है, या उसको लगता है कि भाई इसके साक्ष्य में हेल्प मिलेगी, कोई अन्य तथ्य मिल सकता है, तो वो क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट स्वयं निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो इसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि धारा 310 में जो है मजिस्ट्रेट जो है या न्यायाधीश जो है घटना स्थल पर जाकर के स्वयं निरीक्षण कर सकता है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या मजिस्ट्रेट घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण वगैरह कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो कौन से सेक्शन में कर सकता है? धारा 310 के तहत कर सकता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है ऐसा ज्ञापन मामले के अभिलेख का भाग होगा और यदि अभियोजन, परिवादी या अभियुक्त या मामले का अन्य कोई पक्षकार ऐसा चाहे तो उसे ज्ञापन की प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है ये बात कि जब मजिस्ट्रेट ज्ञापन बनाता है तो ज्ञापन क्या होगा, अभिलेख का भाग समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? अभिलेख का भाग, अभिलेख का भाग, अभिलेख का भाग समझा जाएगा। और अगर दोनों में से कोई भी पक्षकार अगर आवेदन करता है, परवादी हो चाहे अभियुक्त हो, तो उनको इसकी जो अभिलेख मजिस्ट्रेट ने बनाया है उसकी प्रतिलिपि इन लोगों को क्या दी जाएगी, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इनको पता पड़ सके कि भाई इन्होंने कौन सा अभिलेख मजिस्ट्रेट साहब ने बनाया है। तो अभिलेख क्या होगा, वो जो ज्ञापन क्या होगा, ज्ञापन अभिलेख का भाग समझा जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए सेक्शन जो है, तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है खासकर, अगर कुछ क्वेश्चन ये आता है कि मजिस्ट्रेट जो है स्थानीय निरीक्षण किस धारा के तहत कर सकता है, क्या मजिस्ट्रेट घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण कर सकता है, इस तरीके से भी आता है, तो आपको याद रखना है कि धारा 310 के तहत कर सकता है। अब देखिए 311 कहता है आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति, किसकी? आवश्यक साक्षी को समन या फिर जो साक्षी उपस्थित है उनकी परीक्षा करना। आवश्यक साक्षी को क्या करना, समन करना, और जो आवश्यक आवश्यक साक्षी हैं उनको समन कर सकता है मजिस्ट्रेट, और या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। उपस्थित व्यक्ति, उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा
की सकती, ये आपको याद रखना है। मजिस्ट्रेट चाहे तो जो भी आवश्यक साक्षी है उसको समन भी कर सकता है, साथ ही जो कोई व्यक्ति अगर उपस्थित है तो उसकी परीक्षा भी कर सकता है। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन ना किया गया हो परीक्षा कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। कर सकता है किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा। तो सिंपल सी बात है इसमें कि अगर मजिस्ट्रेट को जो भी व्यक्ति आवश्यक लगता है कि उसकी परीक्षा की जानी चाहिए तो उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, सामान्यतः समन करके उसको बुला सकता है। क्या कर सकता है, समन जारी करके उस व्यक्ति को बुला सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। इसके अलावा ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी पहले परीक्षा हो चुकी है, किसी व्यक्ति की पहले अगर परीक्षा हो चुकी है तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उसकी पुनः परीक्षा दोबारा, मतलब पुनः परीक्षा का मतलब यह है कि दोबारा बुला के, पुनः परीक्षा वो वाली एविडेंस वाली नहीं, पुनः परीक्षा मतलब अगर मजिस्ट्रेट को आवश्यक लगता है कि उसकी परीक्षा की जानी चाहिए तो दोबारा उसको बुलाकर क्या कर सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। इसके अलावा ये कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो न्यायालय में उपस्थित है लेकिन साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया है तो भी अगर मजिस्ट्रेट को आवश्यक लगता है तो उस व्यक्ति की भी परीक्षा कर सकता है, उस व्यक्ति की भी परीक्षा कर सकता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एविडेंस में जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि उसे साक्षी के रूप में ना बुलाया गया। सामान्य नियम क्या कहता है कि किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि उसे साक्षी के रूप में ना बुलाया गया, लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट को शक्ति क्या दी जा रही है, शक्ति मजिस्ट्रेट को ये दी जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति साक्षी के रूप में नहीं भी बुलाया गया है और अगर न्यायालय में उपस्थित है और मजिस्ट्रेट चाहता है कि उसकी परीक्षा की जाए तो मजिस्ट्रेट उसकी परीक्षा कर सकता है। अब दोनों नियमों को आपस में मिलाने की जरूरत नहीं, यहाँ कर सकता है मजिस्ट्रेट को शक्ति, अगर मजिस्ट्रेट करना चाहे तो कर सकता है। सामान्य नियम कहता है कि किसी व्यक्ति की एविडेंस में सामान्य नियम कहता है कि किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि उसे साक्षी के रूप में ना बुलाया जाए। तो लेकिन यहाँ सीआरपीसी की बात हो रही है, सीआरपीसी की धारा 311 में मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, इसमें लिखा भी है कि अगर किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में ना भी बुलाया गया हो, अगर वो न्यायालय में उपस्थित हो और मजिस्ट्रेट उसकी परीक्षा करना अगर आवश्यक समझता है तो वो ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है आपको। अगर कोई पूछे आपसे कि भैया ये सामान्य नियम तो ये है लेकिन कोई अपवाद है कहाँ है, तो धारा 311 है एक तरीके से, जहां मजिस्ट्रेट अगर किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में नहीं भी बुलाया है तो भी अगर वो आवश्यक समझता है तो उसकी परीक्षा कर सकता है। और जिन व्यक्तियों की करना है उनको समन करके बुला सकता है, जिनकी हो चुकी है उनको भी समन करके पुनः बुला सकता है और उनकी दोबारा से परीक्षा अगर उसे करना है तो परीक्षा कर सकता है। इसके बाद देखिए सेक्शन 312, सेक्शन 312 है, सॉरी 311A और है अभी 311A। ये कहता है ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नमूना हस्ताक्षर। ये याद रखें कि नमूना हस्ताक्षर से संबंधित धारा कौन सी है, 311A। ये नमूना जब कभी किसी का मिलान करना हो, हस्ताक्षर से मजिस्ट्रेट को किसी के मिलान करना हो तो वो किसी व्यक्ति को समन कर सकता है। आप देखते हैं ना समन अपन साइन वगैरह करते हैं, अब मजिस्ट्रेट साहब को लगा ये चेक करना है उनको ये इन्हीं व्यक्ति के साइन है या नहीं है, तो ऐसे में वो जिस व्यक्ति ने वो साइन किए हैं उस व्यक्ति को समन करके उनको बुला सकते हैं और उसका निरीक्षण कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कि भैया मिलान कैसे करेंगे। मिलान तो एक तो डॉक्यूमेंट, न्यायालय के पास जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपने साइन किए हैं, फिर न्यायालय आपको बुलाएगा किसी कागज वगैरह पे आपसे साइन कराएगा और फिर उनसे मिलान करेगा, देखेगा कि भाई इसी व्यक्ति के हस्ताक्षर है या नहीं, उसी के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए नमूना हस्ताक्षर हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है, इसमें अभियुक्त भी शामिल है, अगर अभियुक्त ने किया है तो उसके नमूने हस्ताक्षर भी शामिल है, अन्वेषण या कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए नमूना हस्ताक्षर हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है निर्देश देना समीचीन है तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस दशा में
वह व्यक्ति जिसने आदेश जिससे आदेश संबंधित है, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा और वहां उपस्थित होगा और नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देगा। तो ये कह रहा है कि भैया इसमें जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि किसी मामले में उसे लगता है कि हस्ताक्षर को क्या करना चाहिए, इसका मिलान करना चाहिए, उसको अगर ऐसा लगता है तो जिस किसी के भी हस्ताक्षर, जो भी व्यक्ति है तो उसको समन कर सकता है। इसमें अभियुक्त भी शामिल है, अभियुक्त के भी हस्ताक्षर अगर वो मिलान करना चाहे तो उसको भी बुला सकता है। तो ये कह रहा है जिस किसी व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट बुलाना आवश्यक समझता है उसको क्या कर सकता है, समन आदि जारी कर सकता है। और वो व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी कि जो भी टाइम समय वगैरह दिया गया है उस समय पर वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और अपने हस्ताक्षर वगैरह क्या करे, न्यायालय में पेश करे। मतलब उसके नमूना देगा, वो नमूना देगा, हस्ताक्षर क्या करेगा, उसका नमूना न्यायालय क्या करेगा, उसका नमूना उससे लेगा और उसके बाद उसका क्या करेगा, मिलान करेगा। तो ये याद रखना है, सेक्शन याद रखना है, न्यायालय चाहे तो नमूना हस्ताक्षर लेकर के मिलान कर सकता है। परंतु कहता है, परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्रवाई के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो। ये कह रहा है कि परंतु ये आदेश कब नहीं दिया जाएगा, इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्रवाई के संबंध में किसी समय गिरफ्तार ना किया गया हो। मतलब अगर गिरफ्तार नहीं किया गया है तो फिर न्यायालय ऐसा कोई आदेश जारी, गिरफ्तार नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो, ये लिखा है कि भाई जब गिरफ्तार किया गया हो किसी व्यक्ति को तब। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई हस्ताक्षर किए हैं और अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तार कब किया जाएगा, गिरफ्तार तब किया जाएगा जब पता पड़ता है कि जो नकली साइन किए, फर्जी साइन किए, तभी गिरफ्तार किया जाएगा ना। और अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर उसके हस्ताक्षर के मिलान की आवश्यकता नहीं है। तो यही कह रहा है कि अगर उसको गिरफ्तार वगैरह किसी कार्रवाई में नहीं किया गया हो तो फिर उसको मिलान वगैरह के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं। कुल मिला के विवाद जब तक नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर विवाद होगा तभी न्यायालय मिलान करेगा ना, अगर विवाद है तो ही मिलान करेगा, अगर विवाद ही नहीं है तो न्यायालय मिलान करके क्या करेगा। जब कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो फिर हस्ताक्षर मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन होता है तब जरूर उसको बुलाने की न्यायालय क्या कर सकता है, उसको बुला सकता है। अब देखिए सेक्शन 312, सेक्शन 312 क्या कहता है। सेक्शन 312 कहता है परिवादियों साक्ष्यों के व्यय खर्चे। कौन कौन के, परिवादी और जो साक्षी के खर्चे कितने में दिए गए, बस सेक्शन ही याद रखना है इसमें, परिवादी और साक्षियों के खर्चे। जब भी कोई परिवादी वगैरह आता है या साक्षी वगैरह आता है तो उसके खर्चे कौन देगा, इसके बारे में कहता है। इसमें लिखा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए यदि कोई दंड न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे न्यायालय के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों से हाजिर होने वाले किसी परिवादी या साक्षी के उचित व्ययों के राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के लिए आदेश दे सकता है। जैसे कि ये क्या कह रहा है, जैसा राज्य सरकार ने नियम बनाए गए हों और अगर उसको लगता है न्यायालय को कि भी इनको खर्चे दिलाना चाहिए, व्यय दिलाना चाहिए, जो भी खर्चा होता है ना आने जाने में, रहने में, तो वो खर्चा दिलाने का न्यायालय क्या दे सकता है, आदेश कर सकता है कि इन व्यक्तियों को क्या दिलाए जाए, खर्चे आदि दिलाए जाए। तो इसमें केवल सेक्शन याद रखना है कि राज्य जो सरकार ने जो तय किए हैं कि राज्य सरकार द्वारा इन्हें जो भी खर्चे वगैरह हो रहे हैं वो खर्चे दिलाए जाए, तो खर्चे दिलाए जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत शुल्क रहता है वो इनको दिलाया जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट आवश्यक समझता है तो। और ये कब, जब काफी दूर से कई लोग आते हैं तो न्यायालय खर्चे उनकी व्यवस्था कर सकता है कि भैया आपके खर्चा, किराया भाड़ा कहते हैं ना जैसे, वो दिलाने की व्यवस्था इससे की जा सकती है। तो सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, बस सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 313 देखिए क्या कहता है। 313 कहता है अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति, किसकी, अभियुक्त की। परीक्षा करने की शक्ति। देखिए अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति के बारे में है ये कहता है, पहला इसका क्लॉज देखिए, पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है प्रत्येक जांच या विचारण में इस प्रयोजन के लिए कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके न्यायालय। ये कह रहा है जब न्यायालय को लगता है कि वही स्वयं ही अपनी जो बात है स्पष्टीकरण कर दे, उसके लिए पहला ए क्या कर सकता है,
किसी प्रकरण में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे। कह रहा है उससे कोई भी प्रश्न न्यायालय कर सकता है बगैर चेतावनी दिए, बस इंपॉर्टेंट यही है, बगैर चेतावनी दिए। न्यायालय क्या कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन जो उसको आवश्यक लगते हैं वो सारे क्वेश्चन, कोई भी जो उसको आवश्यक लगे या उसको लगे कि उचित क्वेश्चन है वो कर सकता है बगैर चेतावनी दिए। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, बस इतना याद रखें। मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक नहीं कि वह उसको चेतावनी दे, बगैर चेतावनी दिए भी वो क्या कर सकता है, उससे क्वेश्चन कर सकता है जो उसे लगता है कि भले ही जो जो साक्ष्य देगा इसी के विरुद्ध इस्तेमाल होगा, तो भी जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट उसको चेतावनी दे। तो बगैर चेतावनी दिए मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उससे कोई भी प्रश्न मामले से संबंधित, कोई भी प्रश्न का मतलब है मामले से संबंधित, कोई भी प्रश्न जो मामले से संबंधित है और उसको लगता है कि सुसंगत है, पूछा जाना चाहिए, तो वो ऐसे किसी भी प्रश्न को क्या कर सकता है, न्यायालय आवश्यक समझता है तो पूछ सकता है। दूसरा कहता है अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उससे साधारणतः प्रश्न कर सकेगा। ये क्या कह रहा है दूसरा क्लॉज, कि अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात, जब अभियोजन साक्ष्य हो जाता है, अभियोजन साक्ष्य के पश्चात, अभियोजन साक्ष्य हो चुका है, अब अभियोजन साक्ष्य हो जाता है तो क्या होता है, डिफेंस का साक्ष्य होता है ना। फिर डिफेंस का साक्ष्य का मतलब क्या है, जो अभियुक्त है वो उस अपनी तरफ से बचाव रखेगा। उस साक्ष्य के पहले अभियोजन साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व, तो प्रतिरक्षा से पूर्व, काय से पूर्व, प्रतिरक्षा से पूर्व मजिस्ट्रेट उससे साधारण क्वेश्चन कर सकता है अगर उसे लगता है मामले से संबंधित जो साधारण प्रश्न है। कैसे प्रश्न, साधारण, साधारण प्रश्न, जो भी मामले से संबंधित साधारण प्रश्न है उनको लगता है मजिस्ट्रेट साहब को, तो वो साधारण प्रश्न कर सकता है। लेकिन कब, ये बात याद रखना है कि अभियोजन साक्ष्य होने के बाद और प्रतिरक्षा साक्ष्य होने के पूर्व, इनके बीच में। तो अभियोजन साक्ष्य हो गया है और उसके बाद प्रतिरक्षा साक्ष्य बचा है, तो उसके पहले, प्रतिरक्षा साक्ष्य पहले और अभियोजन साक्ष्य के बाद, ये याद रखना। अभियोजन साक्ष्य के बाद और प्रतिरक्षा साक्ष्य से पहले क्या कर सकता है, साधारण प्रश्न पूछ सकता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो साधारण प्रश्न जो है अभियुक्त से पूछ सकता है, ये याद रखना है। अभियोजन साक्ष्य के बाद और प्रतिरक्षा साक्ष्य से पहले कैसे प्रश्न पूछ सकता है, साधारण प्रश्न। क्वेश्चन अगर आ गया कि भाई अभियोजन साक्ष्य के बाद या प्रतिरक्षा साक्ष्य के पहले मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त से प्रश्न पूछ सकता है, साधारण प्रश्न, विशेष प्रश्न, इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको क्या लगाना, साधारण प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछ सकता है, साधारण। ठीक है, जनरल प्रश्न जो होते हैं वो कर सकता है। अगर अभियोजन का साक्ष्य हो गया है तो जनरल क्वेश्चन जो होते हैं वो कर सकता है। और उससे पहले ये है, बगैर चेतावनी के कोई भी क्वेश्चन कर सकता है जब अभियुक्त से वो समझता है कि भाई अपने पक्ष में दे सकता है, तो बगैर। परंतु लिखा है इसमें, परंतु देखिए परंतु क्या कहता है। परंतु कहता है किसी समन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी है, वहां खंड कहा के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता है। ये सिंपल सी बात है। ये लिखा है कि अगर कोई समन मामला है, कौन कैसा मामला है, समन मामला। अगर समन मामला है और समन मामले में अगर मजिस्ट्रेट साहब ने किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति से, हाजिरी की व्यक्तिगत उपस्थिति से क्या देती है, छूट देती है, तो ऐसे व्यक्ति को वो जो साक्ष्य पूछ रहा उससे भी क्या दे सकता है, छूट दे सकता है। क्योंकि मामले कैसे हैं, समन मामले, इसीलिए अगर समन मामले हैं तो समन मामलों में जो है अगर अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे रखी है तो उसको धारा खा के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दी जा सकती है। कैसे, परीक्षा, लेकिन कौन से मामलों में, केवल समन मामलों, परीक्षा से भी अभिमुक्ति, ये वाली जो परीक्षा है इससे भी अभिमुक्ति, क्योंकि साधारण क्वेश्चन पूछने तो अब मामला समन है और चूंकि इसको छूट दे रखी है, उपस्थिति से भी छूट दे रखी है, तो परीक्षा से भी न्यायालय अगर चाहे तो छूट दे सकता है। लेकिन मामला कैसा होना चाहिए, मामला समन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो है दूसरा क्लॉज। दूसरा क्लॉज कहता है जब अभियुक्त की उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ ना दिलाई जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं दिलाई जाएगी, इस पे क्वेश्चन कई बार आया है, शपथ नहीं दिलाई जाएगी। अभी शायद आया था, दिलाई जाएगी। ये आपको याद रखना है कि भैया जब ऊपर जो अपन ने ये पढ़ा है,
इसके अधीन अगर मजिस्ट्रेट क्या करता है, अभियुक्त की परीक्षा करता है, तो उससे शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार आए हैं और आते हैं। आपको याद रखना है, जब मजिस्ट्रेट अभियुक्त की परीक्षा करता है धारा 313 के तहत, वो पहला जो क्लॉज है इसके तहत, तो ऐसे में वो अभियुक्त की क्या नहीं करेगा, शपथ नहीं लेगा, उससे शपथ नहीं दिलाई जाएगी। क्वेश्चन यही आता है, शपथ दिलाई जाएगी, शपथ पे परीक्षा की जाएगी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि शपथ दिलाई जाएगी, शपथ नहीं दिलाई जाएगी, शपथ पर परीक्षा की जाएगी, उपरोक्त सभी न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको याद रखना है कि उसको शपथ नहीं दिलाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से रखना याद। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है अभियुक्त, तीसरा है अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करने से या उसके मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय ना हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, जो भी क्वेश्चन अभियुक्त से किए जाते हैं, अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करता है, अगर मना करता है, इनकार करता है, या दूसरा लिखा है मिथ्या उत्तर देने से, या मिथ्या देता है, झूठा उत्तर देता है, मिथ्या देता है, या तो इनकार ही कर देता है या फिर झूठे उत्तर देता है, तो मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय ना हो जाएगा। तो इस धारा के अधीन उसे दंडनीय नहीं बनाया, दंडनीय नहीं किया जाएगा, यानी कह लीजिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अगर वो इस धारा 313 के तहत उसके बयान लिए जाते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा, और मजिस्ट्रेट अगर उसके बयान लेता है तो वो बयान देने से या तो मना कर देता है या फिर झूठी गवाही देता है, तो इस आधार पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ये कहता है तीसरा क्लॉज इसका। अब ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि धारा 300 है, अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति है, प्रत्येक जांच विचारण मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उससे परीक्षा करता है, खुद ही अपने तरफ से मजिस्ट्रेट उससे परीक्षा कर रहा है। इसीलिए इसमें लिखा है कि इसमें क्या है, उसको अगर वो इनकार करता है या मिथ्या साक्ष्य देता है तो फिर उसके खिलाफ कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध की जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जांच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध में साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है। ये थोड़ा पूरा जोड़ दिया है इसमें। ये क्या कह रहे हैं कि अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तर पर उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है, मतलब जो भी जांच और विचारण है हो रहा है, जांच विचारण, जो भी जांच विचारण वगैरह हो रहा है, जो भी अभियुक्त ने साक्ष्य वगैरह दी हैं, उस पर न्यायालय क्या कर सकता है, विचार कर सकता है। और किसी अन्य अपराध की, किसी अन्य मामले में भी, अन्य अपराध मतलब अगर ऐसा कोई उसने बयान दिया है जिससे कोई अन्य अपराध बनता है और कोई अन्य विचारण चल रहा है, तो उसमें भी उसके द्वारा जो साक्ष्य इस मामले, इस कार्रवाई में जो साक्ष्य दिए गए थे, उनका इस्तेमाल उस दूसरी कार्रवाई के लिए भी किया जा सकता है। ये जो चौथा क्लॉज कह रहा है कि अपराध की जिसके उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जांच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है। ये दोनों बातें हैं, उसके पक्ष में भी रखा जा सकता है, उसके विरोध में भी रखा जा सकता है। अगर अन्य कार्य ऐसा कोई उसने साक्ष्य दिया है, ऐसी कोई बात उसने कही है जो किसी अन्य जांच या विचारण का विषय वस्तु हो सकती है, तो जो भी उसने इस कार्रवाई में जो भी साक्ष्य वगैरह दिए हैं, उसको उस कार्रवाई में भी उसके विरोध में या उसके पक्ष में रखा जा सकता है। ये चौथा कहता है क्लॉज। पांचवा देखिए इसका लास्ट कह रहा है न्यायालय सुसंगत प्रश्नों को जिन्हें अभियुक्त से किया जाना है तैयार करने में अभियुक्त तथा प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता की मदद ले सकता है तथा इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन के दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भैया अभियुक्त से कौन से प्रश्न की, अब जैसे मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि भाई इनसे क्या क्या प्रश्न किए जाए, अब अभियुक्त से परीक्षा करनी तो इनसे कौन से प्रश्न पूछे जाए, तो इसके लिए अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो अभियोजन और बचाव पक्ष का जो वकील होता है उन दोनों से सलाह मशवरा कर सकता है कि भैया इनसे क्या प्रश्न पूछे जाए, मतलब सजेशन ले सकता है उनसे कि भैया आप बताएं कि इनसे क्या क्वेश्चन किए जाए। तो जो अभियोजन पक्ष है या जो प्रतिरक्षा का जो वकील होता है उससे मजिस्ट्रेट साहब उसकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया आप बताएं इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाए, तो उनके सजेशन वगैरह अगर मजिस्ट्रेट साहब लेना चाहते हैं तो उनके ले सकते हैं, इसमें कहा है चौथे क्लॉज में। और अगर अभियुक्त चाहता है, इसमें लिखा इस धारा में पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन के दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है। लिखित कथन मतलब अभियुक्त अपना जो भी जवाब है वो लिखित में न्यायालय के समक्ष दे सकता है, इसमें उसको अनुमति दी जा सकती है कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं वो आप लिखित में उसका जवाब
दे सकते हो, तो वो लिखित में उसको जवाब देने की भी अनुमति दी जा सकती है इस धारा के तहत। अब देखिए 314 है मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। अब देखिए धारा 314, 314 है मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन, और ज्ञापन लिख लीजिए बस, और ज्ञापन। ठीक है, काय का ज्ञापन, मौखिक बहस का ही ज्ञापन होगा, है ना। तो मौखिक बहस और उसका ज्ञापन, ये देखिए क्या कहता है इसमें पहला क्लॉज। पहला क्लॉज कहता है कार्रवाई का कोई पक्षकार अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात यथा साक्ष्य शीघ्र संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकता है, और अपनी मौखिक बहस यदि कोई हो पूरी करने के पूर्व न्यायालय को एक ज्ञापन दे सकता है जिसमें उसके पक्ष के समर्थन में तर्क संक्षेप में और सुभिन्न शीर्षकों में दिए जाएंगे, और ऐसे प्रत्येक ज्ञापन अभिलेख का भाग होंगे। ये कह रहा है कि कोई भी पक्षकार हो, इसमें लिखा है कार्रवाई का कोई भी पक्षकार अपने साक्ष्य की, जब उसका साक्ष्य हो जाता है, जब उसका साक्ष्य पूरा हो जाता है, साक्ष्य के पूरे होने के बाद वो क्या कर सकता है, संक्षिप्त में मौखिक बहस कर सकता है, ये उसका राइट है। जब उसका साक्ष्य हो जाता है तो संक्षेप में वो क्या कर सकता है, मौखिक बहस कर सकता है। ऊपर ही लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं, क्या कर सकता है, मौखिक बहस कर सकता है। साथ ही साथ मौखिक बहस यदि कोई हो पूरी करने के पूर्व, मौखिक बहस से पूर्व ही वो क्या कर सकता है, न्यायालय में ज्ञापन दे सकता है जिससे उसके पक्ष के समर्थन में तर्क संक्षेप में, मतलब उसके समर्थन में जो भी बातें हैं उसका एक ज्ञापन दे सकता है। क्या दे सकता है, ज्ञापन। कब दे सकता है, ज्ञापन कब दे सकता है, मौखिक बहस से पूर्व दे सकता है, मौखिक बहस से पूर्व। और मौखिक बहस कब करता है, जब उसका साक्ष्य हो जाता है उसके बाद वो मौखिक बहस कर सकता है, और उससे पूर्व न्यायालय में अपने समर्थन में जो भी तर्क उसे देने हो ज्ञापन के रूप में अपने तर्क दे सकता है। जो भी उसको अपने समर्थन में तर्क जो भी देने हैं वो ज्ञापन के रूप में न्यायालय को अपने तर्क दे सकता है, यानी लिखित रूप में। ज्ञापन मतलब है लिखित रूप में जो भी तर्क वो देना चाहता है अपने बचाव में, या उसे लगता, बचाव नहीं कहिए, समर्थन में, अपने समर्थन में जो भी देना चाहता है, अपने समर्थन में जो भी तर्क देना चाहता है वो न्यायालय के समक्ष क्या कर सकता है, पेश कर सकता है लिखित रूप में। बहस से पहले, मौखिक बहस से पहले वो न्यायालय को दे सकता है, और जो भी तर्क ज्ञापन जो देता है वो क्या समझा जाएगा, अभिलेख का भाग समझा जाए। प्रोसीडिंग है एक तरीके से, वकील अपना लिखित में दे देते हैं कथन कि जिस साहब हम करना चाहते हैं चीजें, उसके बाद फिर वो मौखिक बहस करते हैं, तो उसके लिए कह रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है ऐसे प्रत्येक ज्ञापन की एक प्रतिलिपि उसी समय विरोधी पक्षकार को दी जाए। ये तो सही बात है कि जब भी कोई पक्षकार ज्ञापन के रूप में अपने तर्क वगैरह जो भी देता है न्यायालय को, तो दो विरोधी पक्षकार होता है उसको एक प्रतिलिपि दी जाती है। क्या दी जाती है, प्रतिलिपि, एक एक उसकी प्रतिलिपि दी जाएगी। इसमें कहा लिखा है विरोधी प्रतिलिपि, प्रतिलिपि दी जाएगी, किसको दी जाएगी, विरोधी पक्षकार को, विरोधी को लिख लीजिए, या फिर विरोधी को दी जाएगी। जो भी विरोधी पक्षकार होता है उसको क्या दी जाएगी, एक प्रतिलिपि दी जाएगी। जो भी आप कुल मिला के जो भी डॉक्यूमेंट आप न्यायालय में पेश करते हैं उसकी एक प्रतिलिपि दूसरे पक्षकार को देना पड़ती है। तो इसमें भी वही लिखा है कि जब आप देते हैं कोई भी ज्ञापन के रूप में तो उसकी एक प्रतिलिपि आपको जो दूसरा पक्षकार है उसको देनी पड़ती है। तीसरा कह रहा है कार्रवाई का कोई स्थगन लिखित बहस फाइल करने के प्रयोजनों के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय ऐसे कानून से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा स्थगन मंजूर करना आवश्यक न समझे। जी कह रहा है, सिंपल सा नियम कह रहा है कि भैया केवल मौखिक बहस के लिए अगर न्यायालय को लगता है तो स्थगन नहीं देगा। केवल मौखिक बहस के लिए न्यायालय स्थगन नहीं देगा जब तक कि उसे आवश्यक नहीं लगता, जब तक कि वो ऐसा नहीं समझता कि नहीं इनको थोड़ा स्टडी करना है, थोड़ा इनको टाइम देना चाहिए, तब वो टाइम देगा। अन्यथा वो मौखिक बहस के लिए केवल आपको स्थगन नहीं देगा। केवल इस आधार पर आप स्थगन नहीं मांग सकते न्यायालय से कि भाई हमें मौखिक बहस करना है, थोड़ा टाइम दिया जाए। हाँ, अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं वकील साहब को वाकई में टाइम देना चाहिए तो टाइम दे सकता है, अन्यथा वो नहीं देगा। साधारण दे देता है न्यायालय, साधारणतः न्यायालय टाइम दे देता है। चौथा क्या कहता है, यदि न्यायालय की यह राय है कि मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है तो ऐसी बहसों को विनियमित कर सकता है। जब न्यायालय को, स्वाभाविक सी बात है, जब न्यायालय को लगता है कि भाई जो मौखिक बहस वगैरह कर रहे हैं आप वो सुसंगत ही नहीं है, रिलेवेंट ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, बहसों को विनियमित कर सकता है। विनियमित का मतलब क्या है,
एक मिनट। आर्गुमेंट। अच्छा, ये क्या कह रहा है चौथा? हाँ, चौथा क्या कह रहा था? अभियुक्त, हाँ सौरभ, चौथा कह रहा है यदि न्यायालय की यह राय है कि मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है तो ऐसी बहसों को विनियमित कर सकता है। अगर न्यायालय को लगता है कि जो बहस की जा रही है वो सुसंगत नहीं है, क्योंकि कोई सुसंगत सुसंगत अगर नहीं है, न्यायालय को लगता है कि भी जो बहस की जा रही है कैसी नहीं है, सुसंगत आदि नहीं है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? विनियमित कर सकता है। एक मिनट, सुसंगत, न्यायालय को लगता है कि जी क्या है, सुसंगत तथ्यों तक सीमित है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी जो साक्ष्य होता है वो सुसंगत तथ्यों या विवादक तथ्यों का ही दिया जाता है। कोई भी बात है रिलेवेंट होना चाहिए, जो घटना वगैरह है, तो उसको न्यायालय क्या कर सकता है? विनियमित कर सकता है। विनियमित मतलब निकाल सकता है, उसको हटा सकता है, और उससे कह सकता है कि पहली बात तो मना ही कर देता है न्यायालय कि जो भी आप जो तर्क दे रहे हैं वो सुसंगत होने चाहिए, सुसंगत बातों तक सीमित होने चाहिए। अगर इस तरीके का नहीं करता है तो न्यायालय उसको क्या कर सकता है? निकाल सकता है, अभिलेख से निकाल सकता है, उसको हटा सकता है, कह लीजिए हटा सकता है, निकाल सकता है। उतना भाग जो सुसंगत नहीं है उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको हटा दिया जाता है। कार्रवाई जो होती है उस कार्रवाई में से उतने भाग को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है, या उनको मना पहले तो रोक ही देता है न्यायालय। अगर नहीं रोका है और अगर सुसंगत भी नहीं है और जो भी बातें आपने कही, ऊट पटांग जो भी बातें कही है और जो मामले से जिनका कोई संबंध ही नहीं है, न्यायालय क्या करता है? उनको कार्रवाई के जो भी कार्रवाई होती है उस कार्रवाई से उसको निकाल देता है। तो ये कह रहा है कि उनको क्या करेगा? अगर न्यायालय को लगता है सुसंगत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, घटना से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसा लगता है, और बेतुकी बातें को अगर कोई वकील करता है तो जो भी बेतुकी बातें उसने की हैं वो क्या कर देगा? उसको कार्रवाई के प्रक्रम से क्या कर देगा? निकाल देगा। इसके बाद देखिए 315 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है आपका, पूछा जाता है सेक्शन ही पूछा जाता है। सेक्शन पूछा जाता है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। अभियुक्त व्यक्ति कैसा साक्षी होता है? मतलब अभियुक्त जो है वो खुद ही सक्षम साक्षी होता है, ये याद रखेंगे। अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सक्षम, पहले तो सेक्शन ही पूछा जाता है कि भैया अभियुक्त को सक्षम साक्षी घोषित किया गया है, किस धारा में घोषित किया गया? 315 में घोषित किया। ये सेक्शन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरा एक दो चीजें अंदर से भी पूछी जाती हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या अभियुक्त सक्षम साक्षी होता है? एक क्वेश्चन ये बनता है, तो बिल्कुल अभियुक्त सक्षम साक्षी होता है। दूसरा सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनता है कि किस धारा में बताया गया कि अभियुक्त सक्षम साक्षी होता है? धारा 315 में बताया गया है। अब देखिए आगे इसका पहला क्लॉज। पहला कहता है कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। कैसे देता है साक्ष्य? शपथ पर। ये भी याद रखना है कि जो व्यक्ति अभियुक्त है वो अपने बचाव में, मतलब सक्षम साक्षी का मतलब क्या है? वो अपने बचाव में भी साक्ष्य दे सकता है, अपने बचाव में दे सकता है, साथ ही साथ जो सहअभियुक्त होता है उसके बचाव में अगर देना चाहे तो उसके बचाव में भी साक्ष्य दे सकता है। ऐसा नहीं कि अभियुक्त है तो भाई उसका साक्ष्य का कोई वैल्यू नहीं है, उसके साक्ष्य की भी वही वैल्यू होती है जो एक साधारण साक्षी के साक्ष्य की वैल्यू होती है। तो जो महत्व एक साधारण साक्षी के साक्ष्य का होता है वही अभियुक्त के साक्ष्य का भी होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि भैया बस अंतर थोड़ा सा हो जाता है। अंतर ये होता है क्योंकि ये अभियुक्त है तो ये ज्यादा भरोसे लायक नहीं होता, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू में थोड़ी कमी आ जाती हो। हाँ थोड़ा सा न्यायालय ध्यान रखता है। तो ये कहता है जो अभियुक्त है वो प्रतिरक्षा में जो भी है अपने विरुद्ध या जो विचारण में उसके सह अपराधी होते हैं, जो उसके साथ जिनके साथ उसका विचारण किया जाता है, उनके अपने विरुद्ध जो और दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अगर सह अपराधी हैं, जो भी अपराध किया गया उनको नासाबित करने के लिए क्या कर सकता है? नासाबित करने के लिए क्या दे सकता है? साक्ष्य दे सकता है। जो भी उपयुक्त साक्ष्य उसे लगता है ठीक लगता है अपनी तरफ से वो साक्ष्य दे सकता है। लेकिन ऐसा साक्ष्य कैसे लिया जाएगा? शपथ पर। ये हाँ याद रखें, शपथ पर। ऐसा साक्ष्य कैसा दिया जाएगा? शपथ पर। इसमें लिखा ना शपथ पर साक्ष्य दे सकता है, तो यहाँ शपथ पर। ऊपर जब अपन ने पढ़ा था उसमें लिखा था शपथ नहीं, लेकिन यहाँ वो खुद अपने तरफ साक्ष्य दे रहा है, तो ऐसा साक्ष्य कब कैसे दे सकता है? शपथ पे
उसको साक्ष्य देना पड़ेगा, ऐसा साक्ष्य वो शपथ पर दे सकता है। शपथ का मतलब यही हो जाता है कि अगर ये झूठा साक्ष्य देगा तो इसी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। वहां शपथ नहीं थी इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ क्या है, शपथ है। शपथ है इसका मतलब ये है कि जब ये झूठा साक्ष्य वगैरह देगा, वो साबित हो जाता है कि इसने जानबूझ के झूठा वगैरह साक्ष्य दिया है, तो इसी के खिलाफ कार्रवाई आगे की जा सकती है। परंतु लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, परंतु से क्वेश्चन बनता है। ये देखिए, वह अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में ना बुलाया जाएगा। लिखित प्रार्थना के बिना, ये क्या कह रहा है, अपनी लिखित प्रार्थना की, इसी पे क्वेश्चन बनता है। कैसा, लिखित प्रार्थना के बिना, लिखित प्रार्थना के बिना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आता है कि अभियुक्त अगर सक्षम साक्षी तो होता है, लेकिन वो कब बुलाया जाता है न्यायालय में, जब वो खुद न्यायालय से चाहता है कि भैया उसको साक्षी के रूप में बुलाया जाए और उसका साक्ष्य लिया जाए, तभी न्यायालय उसका साक्ष्य लेगा, अन्यथा न्यायालय उसका साक्ष्य नहीं लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी पे बनता है कि जब वो खुद लिखित में आवेदन करता है न्यायालय में कि मैं साक्ष्य देना चाहता हूं और मुझे साक्षी के तौर पर बुलाया जाए, तभी न्यायालय उसको साक्षी के रूप में बुलाएगा, अन्यथा अपनी तरफ से न्यायालय उसे साक्षी के रूप में नहीं बुलाएगा कि भैया आ जाओ और अपने बचाव में कुछ कहो। अगर वो खुद चाहता है कि मेरा साक्ष्य लिया जाए, मैं अपने बचाव में कुछ बातें कहना चाहता हूं, तो उसको कैसे देना पड़ेगा आवेदन, लिखित में प्रार्थना करनी पड़ेगी न्यायालय से, यानी कि एक आवेदन देना पड़ेगा कि मुझको भी सुना जाए और मैं भी अपने बचाव में कुछ कहना चाहता हूं। तो ऐसे में अगर वो लिखित में प्रार्थना करता है तभी न्यायालय उसे साक्षी के रूप में बुलाएगा, अन्यथा नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन इसी से बनता है। ठीक है, ये वाला जो ए है इसका, इसको याद रखेंगे। दूसरा देखिए, ये कहता है उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकार में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय न बनाया जाएगा और न उसे या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा की जाएगी। ये सिंपल सा नियम जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है कि अगर कोई साक्षी स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकार में से अगर वो साक्ष्य वगैरह नहीं देता तो किसी टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा, मतलब उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो ना दे। वो कोई विषय वस्तु नहीं है कि भाई उस पर बहस की जाए कि भाई इसने साक्ष्य क्यों नहीं दिया, इसने अपने बचाव में क्यों नहीं कहा। तो ऐसा कोई टीका टिप्पणी नहीं बनाई जाएगी और ना ही न्यायालय कोई उपधारणा करेगा। उपधारणा का मतलब ऐसा है कि न्यायालय कोई राय बना के नहीं चलेगा कि भैया इसने तो अपने बचाव में कोई बात की नहीं गई, इसका मतलब ये है कि अपराधी है। तो ऐसी कोई धारणा वगैरह उसके खिलाफ नहीं बनाई जाएगी, भले ही वो साक्ष्य ना दे तो भी कोई ना तो टीका टिप्पणी की जाएगी और ना ही न्यायालय अपनी कोई धारणा बनाएगा कि भाई इसने अपने बचाव में कुछ कहा ही नहीं, यही अपराधी होगा। तो ऐसी कोई धारणा न्यायालय बना करके नहीं चलेगा। तो ये दूसरा क्लॉज इसका कहता है। दूसरे इसका पहले का बी, इसमें एक और देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए दूसरा, ये क्या कहता है देखिए। ये कहता है कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दंड न्यायालय में धारा 98 या धारा 107, 108 या धारा 109, 110 के अधीन या अध्याय 9 के अधीन या अध्याय 10 के भाग खा या भाग गा या भाग घा के अधीन कार्रवाई संस्थित की जाती है, ऐसी कार्रवाई में अपने आपको साक्षी के रूप में पेश कर सकता है। ये चैप्टरों के नाम लिखे हैं भैया कि धारा 98 के अधीन कार्रवाई है, 107, 108 ये बॉन्ड वाली कार्रवाइयां हैं, बॉन्ड भरवाने वाली। तो अभियुक्त क्या लिखा है, अपने आप को, और धारा अध्याय 10 का भी लिखा है, इनके सहित अगर कार्रवाई की जाती, संस्थित की जाती है, तो ऐसी कार्रवाई में अपने को साक्षी के रूप में पेश कर सकता है। कैसे, साक्षी के रूप में। मतलब यहाँ पे तो वैसे भी खुद ही जवाब, जब न्यायालय आपसे भी यहाँ पे बॉन्ड वगैरह भरवाए जाते हैं, तो जिससे बॉन्ड भरवाया जाता है वो खुद जाके न्यायालय के समक्ष, जो भी न्यायालय भरवाता है उससे जाके कह सकता है कि भैया गलत है, गलत भरवाया जा रहा है। तो वहां पे ये क्या है, अपने आप को साक्षी के रूप में पेश कर सकता है, कुल मिला के अपना बचाव पक्ष जो भी रखना चाहे वो रख सकता है। परंतु जुड़ा है इसमें भी, परंतु धारा 108, 109, 110 के अधीन कार्रवाई में ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय के द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और ना ही उससे उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध उसी जांच में ऐसे व्यक्ति के साथ कार्रवाई की गई है कोई उपधारणा, जिससे वही सेम बात जुड़ी है कि अगर वो साक्ष्य आके नहीं देता है तो कोई उपधारणा वगैरह उसके खिलाफ वगैरह नहीं की जाएगी, कोई उपधारणा नहीं बनाई जाएगी, ना ही कोई टीका टिप्पणी की जाएगी। अगर वो अपना साक्ष्य वगैरह नहीं देता या कह लीजिए अपना बचाव पेश नहीं करता है तो कोई टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा। देखिए, अब देखिए आगे,
अब है धारा 316। धारा 316 क्या कहती है? धारा 316 कहती है प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना। प्रकटन, प्रकटन मतलब है कोई चीज उससे उगलवाने के लिए, कुछ चीज बाहर निकलवाने के लिए। प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए, किसी असर का काम में न लाया जाना। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है धारा 306 या धारा 307 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी वचन या धमकी द्वारा या अन्यथा कोई असर अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। मतलब उसे डराया धमकाया वगैरह कुछ नहीं जाएगा, कोई असर नहीं डाला जाएगा कि भैया तुम बोल दो नहीं ऐसा हो जाएगा, मतलब उस तरीके का वो कोई असर उस पर नहीं डाला जाएगा। बस सीधा सीधा इसमें एक ही चीज याद रखना है कि जब भी कोई कथन कराने हो धारा 306 और 307 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यानी इनको छोड़ करके, धारा 306 और 307 को छोड़कर अन्य कोई बात में, अन्य कोई बात में जब भी कोई तथ्य अगर कोई व्यक्ति प्रकट करना चाहता है या नहीं करना चाहता तो उसे कुल मिला के डराया धमकाया नहीं जाएगा या किसी भी प्रकार से उत्प्रेरित वगैरह नहीं किया जाएगा। जी आप एविडेंस में भी पढ़ेंगे कि अगर कोई से प्रकट डरा धमका के साक्ष्य लिए जाते हैं तो वो वैध नहीं होते। तो ये इसी में ये बात, इसमें भी यही बात कह रहा है कि अगर कोई साक्ष्य वगैरह लेना है तो उसे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दी जाएगा, उत्प्रेरित नहीं किया जाएगा, डराया नहीं जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए 317 क्या कहता है? 317 कहता है कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। ये क्या कह रहा है? जांच और विचारण, अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं सेम वैसे ही है। ये देखिए ये क्या कहता है, इसका पहला क्लोज ये कहता है इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी प्रकरण में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी न्याय के हित में आवश्यक नहीं है या अभियुक्त न्यायालय की कार्रवाई में बार बार विघ्न डालता है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किए जाने की दशा में वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और कार्रवाइयों के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में ऐसे अभियुक्त के व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है। ये क्या कह रहा है भाई? ये सिंपल सी बात कह रहा है कि जब मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि जो अभियुक्त है वो पहला तो ये कह रहा है कि न्यायालय को लगता है कि न्याय हित में आवश्यक ही नहीं है उसकी उपस्थिति, अगर लगता है कि जरूरी नहीं है, कोई ऐसी गवाही वगैरह है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, अगर न्याय हित में आप जरूरी नहीं है, एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह उसको लगता है कि जो कार्रवाई कर चल रही है उसमें ये क्या करता है, ये बेवजह की ये क्या करता है, अड़ंगे लगाता है, कुल मिला के उसको कार्रवाई में विघ्न डालता है, बाधा डालता है। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कह सकता है कि भैया आप उसको मुक्ति दे सकता है और कह सकता है कि आप वकील के माध्यम से ही उपस्थित हो जाए, मतलब जो भी बात करनी है वकील के माध्यम से करिए, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। तो उस वकील के माध्यम से उसे उपस्थिति की अनुमति दे सकता है और उसको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे सकता है। और क्या कर सकता है, जांच या विचारण में जो भी जांच विचारण चल रहा है उसके खिलाफ क्या कर सकता है, या उसके खिलाफ वगैरह की बात ही नहीं, तो उसकी अनुपस्थिति में क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। तो उसकी अनुपस्थिति में कार्रवाई कर सकता है और जब कार्रवाई हो जाती है और जब वो आवश्यक समझता है तो किसी भी प्रकरण में उसे हाजिरी के लिए कह सकता है। क्या कह सकता है लास्ट में, हाजिरी के लिए। जब सारे गवाह वगैरह हो जाते हैं, जब सारी कार्रवाई हो जाती है और जब न्यायालय को लगता है कि अब सारी कार्रवाई वगैरह हो गई है, अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो उसको हाजिरी के लिए कह सकता है जांच और विचारण में। तो यहाँ पर न्यायालय जैसा उचित समझे वैसा आदेश कर सकता है। दूसरा कह रहा है इसका, यदि ऐसे किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जा रहा है अथवा यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक है, व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक है, तो वह यदि वह ठीक समझे तो उन कारण से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे
वह या तो ऐसी जांच या विचारण कर सकता है या आदेश दे सकता है कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या विचारित किया जाए। अब ये कार्रवाई क्यों अलग कह रहा है, दूसरा क्लॉज क्यों अलग है? ये कह रहा है कि भैया यहाँ तो विलंब डाल रहा, तो यहाँ कैदी के साहब आप वकील साहब के द्वारा उपस्थित, तो उनको लगा कि भैया जी विलंब डालता है, तो उन्होंने कह दी कि आप वकील के, आपको आने की जरूरत नहीं, वकील साहब आ गए आपके, मतलब आप आ गए। तो ऐसे उसको छूट दे सकता है कि आप घर पे बैठो, आपकी तरफ से जो भी पैरवी करेंगे वकील साहब करेंगे, उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त। लेकिन दूसरा कह रहा है कि मान लो उसके पास वकील ही नहीं है और कार्रवाई ऐसी है जब न्यायालय को लगता है कि भैया उसकी हाजिरी क्या है, आवश्यक है। ऐसा कोई मामला है कि भैया उस पर वकील नहीं है और न्यायालय को लगता है कि भैया उसकी हाजिरी भी जरूरी है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, कह सकता है कि इस ये आदमी जो है इसका जो मामला है अलग से चलेगा। कैसे चलेगा? अलग से। इसकी कार्रवाई जो की जाएगी या इसके जो भी साक्ष्य लिए जाएंगे वो अलग लिए जाएंगे। क्यों लिए जाएंगे? क्योंकि ये विलंब कर रहा था, ये थोड़ा कैसा आदमी है, उत्पाती टाइप का आदमी है, तो कह सकते हैं कि भैया इसको क्या करा जाएगा, इसकी कार्रवाई बोले अलग की जाएगी, इसको अलग किया जाएगा, चूंकि उपस्थिति भी जरूरी है, उसको उपस्थित भी, उसकी साक्ष्य, उसका साक्ष्य लेना या हाजिरी लेना है, हाजिरी के बगैर हो ही नहीं सकती कार्रवाई। तो न्यायालय इसकी कार्रवाई को ही अलग कर देगा। क्या करेगा न्यायालय? इसकी कार्रवाई को ही अलग कर देगा और उसकी जो भी कार्रवाई होना है वो अलग से करेगा इसके बारे में। ठीक है, यह है 317। अब आगे देखिए 318 सेक्शन है 318। 318 कहता है प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता। सिंपल सी है कि जब प्रक्रिया कार्रवाई नहीं समझता है, बस इतना याद रखें, कार्रवाई नहीं समझता। ठीक है, कौन नहीं समझता? अभियुक्त, है ना, अभियुक्त की बात हो रही है। तो जब कार्रवाई नहीं समझता तो क्या करा जाएगा? इसमें लिखा है यदि अभियुक्त विकृत चित्त न होने पर भी है, मतलब पागल नहीं है फिर भी, एक तो पागल होता है लेकिन ये पागल नहीं है फिर भी कार्रवाई नहीं समझता, विकृत न होने पर भी ऐसा है कि उसे कार्रवाई समझाई नहीं जा सकती, तो न्यायालय जांच या विचारण में अग्रसर हो सकता है और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की दशा में यदि ऐसी कार्रवाई का परिणाम दोष सिद्धि है तो कार्रवाई को मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय भेज सकता है और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे। जी अब थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें। क्या कह रहा है कि ये अगर वो पागल नहीं है, क्या नहीं है? पागल नहीं है। ये कह रहा है पहली शर्त है कि भाई पागल नहीं है लेकिन फिर भी कार्रवाई को नहीं समझता है। अगर पागल नहीं है और फिर भी कार्रवाई को नहीं समझता तो न्यायालय क्या करेगा? कार्रवाई को रोक देगा कि आगे बढ़ाएगा? कार्रवाई को क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। ये कह रहा है आगे बढ़ा देगा कार्रवाई। न्यायालय क्या करेगा? ऐसे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा, भले ही नहीं समझता हो, पागल नहीं है फिर भी नहीं समझ रहा, तो न्यायालय क्या करेगा? कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा। अग्रसर हो सकेगा मतलब कार्रवाई आगे बढ़ा देगा। और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की दशा में, मतलब हाईकोर्ट से नीचे की, तो हाईकोर्ट के लिए तो जरूरी नहीं किसी ऊपर रेफर करे, लेकिन हाईकोर्ट से जितने भी नीचे के न्यायालय हैं, अगर ऐसी कार्रवाई का परिणाम दोष सिद्धि है। क्या परिणाम है? दोष सिद्धि। मतलब उसने कार्रवाई को समझा नहीं, न्यायालय ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी, अब उसमें उसको दोष सिद्धि होती है या कह लीजिए उसे दंड दिया जाता है। ऐसा कोई परिणाम, मतलब जो भी कार्रवाई हो उसका परिणाम क्या है? दोष सिद्धि, मतलब उसे दंडित किया जाना है। तो जो निचला न्यायालय, हाई कोर्ट से नीचे के जितने भी न्यायालय हैं, हाई कोर्ट से नीचे के जो न्यायालय हैं, वो कार्रवाई को क्या करेंगे? वो जो दोष सिद्धि का आदेश है वो किसको भेज देंगे? हाई कोर्ट को भेज देंगे। क्या करेंगे? हाई कोर्ट को। डायरेक्ट उसको दोष सिद्धि सुनाएंगे नहीं, दोष सिद्धि कर तो देंगे लेकिन सुनाएंगे नहीं डायरेक्ट। अपनी दोष सिद्धि करने के बाद क्या करेंगे? वो उसको हाई कोर्ट को भेज देंगे। उसके बाद जो भी हाई कोर्ट निर्णय लेगा उसका निर्णय क्या होगा? मान्य होगा। किसका निर्णय मान्य होगा? हाई कोर्ट का। ऐसे मामलों में किसका निर्णय मान्य होगा? हाई कोर्ट का निर्णय मान्य होगा। तो जितने भी नीचे के न्यायालय, हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय हैं, वो कार्रवाई को कहाँ भेज देंगे? हाई कोर्ट भेज देंगे। और फिर उसके बाद जो भी हाई कोर्ट निर्णय लेगा उसका निर्णय क्या होगा? उपयुक्त समझा जाएगा या कह लीजिए उचित समझा जाएगा या अंतिम समझा जाएगा। तो हाई कोर्ट का निर्णय रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय में भेज दिया जाएगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे। तो उच्च न्यायालय क्या देगा? उस पर आदेश। उच्च न्यायालय जैसा उपयुक्त समझे वैसा आदेश दे सकता है कि भैया इसकी दोष सिद्धि हुई, ठीक हुई है, या कह सकता है इसकी दोष सिद्धि गलत हुई है। जैसा हाईकोर्ट आदेश देगा फिर उसके निर्णय के अनुसार क्या सुनाई जाएगा? उसको दोष सिद्धि या दोष मुक्ति जो भी हो वो उसको सुनाया जाएगा। अब यहाँ अंतर क्या है, ये याद रखने वाली चीज है कि अगर अभियुक्त पागल नहीं होता है, वो कार्रवाई को नहीं समझता है, तो कार्रवाई क्या होती है? आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ
अगर आप ये कहें कि अभियुक्त पागल है, आगे पागल भी पढ़ेंगे, अगर अभियुक्त पागल होता तो कार्रवाई रोक दी जाती। क्या कर दी जाती है? रोक दी जाती। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। अगर अभियुक्त पागल होता, नेचुरली पागल है, कार्रवाई नहीं समझता है, तो कार्रवाई रोक दी जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पागल नहीं है और कार्रवाई नहीं समझ रहा है, तो यहाँ न्यायालय कार्रवाई रोकेगा नहीं, क्या करेगा, कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा। और अगर कार्रवाई के बाद ऐसा पता पड़ता है कि दोष सिद्धि का आदेश होने वाला है, तो हाईकोर्ट को रेफर कर देगा मामला, और हाईकोर्ट उस पर जो भी डिसीजन लेगा, मतलब मामले को देख करके जो भी आदेश देगा वैसा आदेश सुनाया। 319 सेक्शन 319 319 कहता अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। ये क्या कह रहा है, अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले, अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य जो व्यक्ति हैं उन पर भी न्यायालय चाहे तो कार्रवाई कर सकता है। कैसे व्यक्ति? जो अपराध के दोषी प्रतीत होते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है पहला क्लॉज, ये कहता है जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभियुक्त नहीं है, अभियुक्त नहीं है, जो उस व्यक्ति के बारे में कह रहा है जो पार्टी नहीं बनाया गया, यानी अभियुक्त नहीं है, अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वह न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्रवाई कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखेंगे कि अगर कोई मामला चल रहा है और अभियुक्त को तो न्यायालय सुना ही सकता है, अगर कोई व्यक्ति उसके साथ में जुड़ा है या कई और व्यक्ति होते हैं लेकिन वो अभियुक्त नहीं है, उनका मतलब पार्टी नहीं बनाया भाई, किसी वजह से आए हो, न्यायालय को लगता है कि ये वाला जो व्यक्ति ये तो अभियुक्त हो गया और ये वाला व्यक्ति है, उसको लगा न्यायालय को कि इसने भी कोई भागीदारी निभाई है या इसने भी संघ में अपराध किया है, तो न्यायालय क्या कर सकता, उसको भी पार्टी बना सकता है। ये क्या कह रहा है दूसरा पहला क्लॉज को, उसको भी न्यायालय चाहे तो उसको भी पार्टी बना सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो उसको भी अभियुक्त बनाया जा सकता है और उसके खिलाफ भी न्यायालय क्या कर सकता है, अगर न्यायालय को लगता है कि ये वाला व्यक्ति जो है मामले से जुड़ा हुआ है और इसने कोई अपराध में भाग लिया है या अपराध किया है, तो जो व्यक्ति अभियुक्त नहीं है उसको भी पार्टी बना सकता है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहां पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षा अनुसार गिरफ्तार या समन कर सकता है। ये तो व्यक्ति था, मान लो न्यायालय में उपस्थित था और साक्षी के रूप में आया हो या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में आया हो, तो न्यायालय ने उसको पार्टी बना लिया। ये कह रहा है कि मान लो अगर ऐसा व्यक्ति अब ऐसा व्यक्ति कैसे पता पड़ेगा, न्यायालय में जैसे कोई घटना होती, रिपोर्ट आती, उसमें कई व्यक्तियों के नाम लिखे रहते ना, अब ए का नाम, उसमें 3-4 लोगों के नाम लिखे लेकिन इसी को पार्टी बनाया था, बाकी बी और सी कोई पार्टी नहीं थे, है ना। तो इस तरीके से अगर न्यायालय को लगा कि नहीं सी भी इसमें पार्टी हो सकता है, भले ही वो न्यायालय में उपस्थित नहीं है, न्यायालय में नहीं आया है, तो न्यायालय क्या करेगा, उनको दो ही तरीके होते हैं, या तो समन जारी कर सकता है या उनको गिरफ्तार करा सकता है। तो न्यायालय क्या करेगा, जैसा उपयुक्त समझे, अगर न्यायालय को लगता है कि भैया समन से काम चल जाएगा तो समन जारी कर देगा, उसे लगता है कि नहीं वारंट जारी करना चाहिए, गिरफ्तार कराना चाहिए, तो गिरफ्तार भी करा के उन्हें बुला लेगा। क्या कर सकता है, समन या वारंट। ठीक है, तो समन या वारंट, वारंट का मतलब गिरफ्तारी ही है, तो समन या वारंट क्या जारी करके उनको बुला सकता है। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है कोई व्यक्ति जो गिरफ्तारी या समन ना किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है और ऐसे न्यायालय द्वारा अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता जांच या विचारण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई साहब न्यायालय में ही उपस्थित थे और समन वारंट वगैरह जारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर वो न्यायालय में थे तो उनको निरुद्ध करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है। मान लो किसी भी वजह से आए हों या किसी भी को पता पड़ गया कि जो न्यायालय में ही अभी उपस्थित हैं, इसमें लिखा है जो व्यक्ति गिरफ्तारी या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, मतलब पहले से ही हाजिर है, न्यायालय में आया है, कोई भी वजह हो सकती है, हो सकता है किसी अपने दूसरे मामले में आया हो, दूसरी पार्टी ने या न्यायालय के किसी अधिकारी ने बताया कि जी व्यक्ति तो अभी इस कार्रवाई में आया है, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, पकड़ करके न्यायालय के समक्ष
पेश कर सकते हैं। जब वो न्यायालय में उपस्थित है तो समन वारंट की जरूरत ही नहीं है, उसको गिरफ्तार करके क्या कर देंगे, सीधे सीधे न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। कब, जब वो न्यायालय में खुद उपस्थित वो कोई भी वजह से हो सकता है। ठीक। चौथा है, जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करता है, वहां ये नीचे का लिखा है चौथा के, अगर उपधारा 1 के अधीन अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो न्यायालय क्या क्या कर सकता है। ए कह रहा है उस व्यक्ति के बारे में कार्रवाई फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्ष्यों को फिर से सुना जाएगा। क्या कह रहा है, कार्रवाई फिर से प्रारंभ होगी, फिर से, बस इतना याद रखें। अब कोई व्यक्ति को पार्टी बनाया है, स्वाभाविक सी बात है, जब पार्टी बनाया है तो कार्रवाई फिर से प्रारंभ होगी, नए सिरे से कार्रवाई प्रारंभ होगी और जो भी साक्ष्यों के साक्ष्य हो चुके हैं उनको दोबारा से बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा, क्योंकि अब एक दूसरा आदमी जुड़ गया तो मामला थोड़ा सा बदल गया है ना। तो क्या किया जाएगा, दोबारा से कार्रवाई को प्रारंभ किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हो चुके हैं दोबारा से उनको लिया जाएगा, फिर से सुना जाएगा। साक्षियों को, जो साक्षियों के साक्ष्य हो चुके हैं उनको दोबारा से सुना जाएगा। क्यों सुना जाएगा दोबारा, इसलिए सुना जाएगा कि अभी तो ए के बारे में क्वेश्चन किए थे, अब बी के बारे में भी क्वेश्चन करना है ना, इसीलिए उसको दोबारा साक्ष्यों को सुना जाएगा। अगला कहता है, खंड का के उपबंधों के अधीन रहते हुए मामले में ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया है। तो ये कह रहा है कि भैया दूसरा के खंड का के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब दोबारा से साक्षी वगैरह रहते हुए कार्रवाई कैसे की जाएगी उसके खिलाफ, जब उसे पार्टी बना लिया गया है तो वह उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जैसे वो मूल अपराध में ही अपराधी रहा हो या अभियुक्त रहा हो, जैसे वो मूल अपराध में क्या हो, अभियुक्त रहा हो, यानी वो पहले से ही अभियुक्त रहा हो, इस तरीके से ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही मान के चला जाएगा कि जो आदमी अभी नहीं जुड़ा तो पहले से ही जुड़ा है, ऐसे कल्पना की जाएगी और उसी हिसाब से जैसे नेचुरली कार्रवाई होती है वैसे ही इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप देखिए 320 भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अपराधों का समन। क्या है ये, अपराधों का समन। इसमें एक लिस्ट दे रखी है जो आपको पढ़ना है घर पे, क्योंकि लिस्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो लिस्ट तो यहाँ बता नहीं सकते पूरी की कौन कौन से अपराध हैं जो समनीय है, कौन से नहीं है ना, कौन कौन से अपराध हैं। एक बार आपको ज्यादा याद तो नहीं करना, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं लिस्ट से जो नीचे दे रखी है। 320 में क्या है, समन। 320 में क्या है, समन। समन का मतलब है ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा हो सकता है। तो ये कौन से अपराध है, ये वो अपराध है जिनमें राजीनामा हो सकता है। अब इसमें कोई कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया राजीनामा अगर होता है तो कौन कर सकता है ना, कौन सा न्यायालय देखता है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। कौन कौन से अपराध हैं ये आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि राजीनामा कौन कौन कर सकता है ना, तो नीचे दोनों इसमें लिस्ट रखती है, उसमें लिखा हुआ है अपराध समन किया जा सकता है, धारा भी लिखी है और इसमें ये भी लिखा है कि कौन कौन व्यक्ति उसमें राजीनामा या समन कर सकता है। तीसरे उसमें लिखा है, पहले अपराध लिखा है, फिर धारा लिखी है, फिर उसके बाद वो लिस्ट लिखी है। तो 3 कॉलमों में है ये आपको देखना है। अब देखिए इसका पहला देखिए, मैं केवल धारा बता रहा हूँ, बाकी आपको ये लिस्ट देखना पड़ेगी, है ना। ये कहता है नीचे दी गई सारणी में प्रथम 2 स्तंभों में विनिर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का समन उस सारणी के तृतीय स्तंभ में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। तृतीय स्तंभ मतलब पहला कॉलम देख रखा है, ये ऐसे बनी है ना सारणी आपकी 3 कॉलमों में, तो पहला कॉलम हो गया, दूसरा और जो तीसरे कॉलम में जो व्यक्ति दे रखे हैं उनके द्वारा समन किया जा सकता है। तो ये तो आप देख ही लेंगे, इसमें समझाने की भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है ना, इसको आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ना है, काफी लंबी जरूर है लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जो है आपको थोड़ा पढ़ के रखना है, 1-2 बार आपको पढ़ लेंगे तो आ जाएंगे। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा क्लॉज देखिए, सीधा दूसरा क्लॉज हो गया। इसी के साथ तीसरा लास्ट में जब आप पूरी शेड्यूल निकालेंगे तो सीधा इसका तीसरा क्लॉज आएगा, क्योंकि दूसरे क्लॉज में क्या है, सारणी हो गई। और तीसरा क्लॉज देखिए, ये कहता है जब कोई अपराध इस धारा के अधीन समनीय है तब ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का या ऐसे अपराध को कारित करने के प्रयास का या जहां अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 34 या 149 के अधीन दायी है, समन उसी प्रकार से किया जा सकेगा। सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि जब मूल अपराध का समन हो जाता है, राजीनामा हो जाता है, तो उसके दुष्प्रेरण का भी राजीनामा हो सकता है, उसके प्रयास का भी राजीनामा हो सकता है। और धारा 34 और 149 सामान आशय सामान उद्देश्य, जब सामान आशय सामान उद्देश्य जो मूल धारा है ये तो किसी अपराध के साथ ही लगती है ना, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। जब मूल अपराध का समन हो चुका है तो इससे जुड़े हुए जो अपराध होते हैं जो इससे बनते हैं, जैसे दुष्प्रेरण है, प्रयास है,
तो इनको भी क्या माना जाएगा, इनको भी राजीनामा योग्य माना जाएगा। ठीक है, ये कहता है। चौथा कहता है, इसमें ए बी करके लिखा है, फिर ए पहला कहता है जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता है 18 वर्ष से कम आयु, ये इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष से कम आयु का है, जड़ है, पागल है, तब कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम हो न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे अपराध का समन कर सकता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका, अभी डीएलओ में आया था यही वाला, कि भैया अगर कोई व्यक्ति क्या है, नाबालिग है, कुल मिला के 18 साल से कम का है, या पागल है, या जड़ है ना, अक्षम है कुल मिला के, तो उसकी तरफ से राजीनामा कौन कर सकता है, उसकी तरफ से राजीनामा कौन कर सकता है। इसमें आंसर आया था कि जो उसकी तरफ से संविदा करने के लिए सक्षम है, क्या करने के लिए सक्षम है, संविदा करने के लिए सक्षम है। किसके तरफ से संविदा करने के लिए सक्षम है, नाबालिग कह लीजिए, है ना, 18 वर्ष से कम है, नाबालिग ही कहलाएगा, तो जो नाबालिग है, पागल है, उसकी तरफ से संविदा करने के लिए सक्षम है। तो ये आपको याद रखना है कि जो संविदा करने के लिए सक्षम है, उसमें आंसर आया था संविदा करने के लिए सक्षम है उसका विधिक प्रतिनिधि है ना। तो कई लोग जब ध्यान से नहीं पढ़ते वो लगा रहे थे विधिक प्रतिनिधि, विधिक प्रतिनिधि नहीं कहलाता है, ये क्या कह रहा है, जो उसकी तरफ से संविदा कर सकता है ऐसा व्यक्ति ही राजीनामा उसकी तरफ से कर सकता है। किसकी तरफ से कर सकता है, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, पागल है या जड़ है। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये आपको याद रखना, ये पूछे जाता है ये क्वेश्चन। तो जब संविदा, क्योंकि लोग बाग विधिक प्रतिनिधि दिमाग में भरा रहता है, तो वही लगाए जाते हैं विधिक प्रतिनिधि, उसकी तरफ से विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की अनुमति से। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो व्यक्ति उस संविदा करने के लिए सक्षम होता है वो न्यायालय की अनुमति से क्या कर सकता है, उसकी तरफ से संविदा, उसकी तरफ से क्या कर सकता है, समन कर सकता है, यानी राजीनामा कर सकता है। दूसरा देखिए इसका, दूसरा कहता है जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम हो मर जाता है, तब ऐसे व्यक्ति का सिविल प्रक्रिया संहिता में यथा परिभाषित विधि प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से ऐसे अपराध का समन कर सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो यहाँ कौन करेगा, यहाँ संविदा करने वाला नहीं आएगा, यहाँ कौन करेगा, यहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि, यहाँ कौन करेगा, विधिक प्रतिनिधि, यहाँ उसकी तरफ से कौन कर सकता है, प्रतिनिधि, उसकी तरफ से विधिक प्रतिनिधि जो भी होता है वो क्या कर सकता है, संविदा वगैरह कर सकता है। जो उसका विधिक प्रतिनिधि होगा वो क्या कर सकता है, संविदा नहीं, क्या कहते हैं, समन कर सकता है या राजीनामा कर सकता है, समन या राजीनामा कर सकता है, समन या राजीनामा कहते हैं जिसे। तो राजीनामा कौन कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो भी उसका विधिक प्रतिनिधि होगा वो उसकी तरफ से न्यायालय की अनुमति से, न्यायालय की अनुमति आवश्यक है, न्यायालय की अनुमति से क्या कर सकता है, राजीनामा कर सकता है। कब कर सकता है, जब मरने की दशा में, ठीक है, मरने की दशा में विधिक प्रतिनिधि और पागल और नाबालिग की दशा में संविदा करने के लिए सक्षम पक्ष का, दो अंतर है। ठीक है, अब देखिए पांचवा, मिटा दीजिए इसे। देखिए पांचवा, देखिए पांचवा कहता है जब अभियुक्त विचारण सुपुर्द कर दिया जाता है या जब वह दोषित कर दिया जाता है और अपील लंबित है, तब अपराध का समन यथा स्थिति उस न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञात ना किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया गया है, जिसके समक्ष अपील सुनी जाती है। ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अभियुक्त विचारण सुपुर्द कर दिया जाता है, मतलब ट्रायल पे आ गया है उसका मामला, या उस दोष सुपुर्द कर दिया जाता है, या जब वह दोष सिद्ध कर दिया या फिर दोष सिद्ध हो गया और उसका मामला कहाँ है, अपील में लंबित है। ठीक है, या तो विचारण चल रहा है किसी व्यक्ति का, या उसका दोष सिद्ध हो गया है, अब उसने अपील कर रखी है, तो ऐसे मामले में अब बात आ रही कि अगर उसको राजीनामा करना हो तो ऐसे मामले में राजीनामा जो भी न्यायालय जिसमें उसका विचारण चल रहा हो वो न्यायालय, या फिर अगर अपील की गई तो अपीली न्यायालय की इजाजत के बिना राजीनामा नहीं किया जाएगा। ठीक है, कौन के बिना, या तो अपील न्यायालय, अपील की गई है तो अपील न्यायालय, या विचारण के लिए है विचारणार्थ सुपुर्द किया तो विचारण न्यायालय, दोनों में से कोई भी न्यायालय। अगर उसका विचारण चल रहा है तो विचारण वाला न्यायालय, अगर उसने अपील की है किसी अपराध के बारे में दोष सिद्धि के विरुद्ध में तो अपील न्यायालय। तो इन दोनों में से कोई भी न्यायालय जो भी जिसमें भी उसका मामला चल रहा हो उसकी अनुमति के बगैर वो राजीनामा नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन आता है भैया
कि जो राजीनामा वाली बात है और वो राजीनामा किस किस प्रक्रम पर किया जा सकता है। नीचे तो आपने देखा ही कि अपील के प्रक्रम पर भी हो सकता है और नीचे वाले न्यायालय विचारण वहां पर भी हो सकता है। तो अपील में मामला है तो भी वहां समन राजीनामा हो सकता है, और नीचे के मामला है चल रहा है तो वहां भी हो सकता है। तो दोनों जगह हो सकता है ये, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। छठवां देखिए, छठवां कहता है धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों के प्रयोग में कार्य करते हुए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध का समन करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसका समन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है। तो एक तीसरा पॉइंट और आ गया कि भैया अपील में तो हुई, विचारण में भी हो सकता है, जो नचला न्यायालय विचारण, अपील में भी हो सकता है राजीनामा समन, इसके अलावा पुनरीक्षण में भी हो सकता है, पुनरीक्षण में भी हो सकता है। तो पुनरीक्षण की तीनों कार्रवाई में हो सकता है, यानी कि साधारण जो नीचे कार्रवाई चलती है वहां भी हो सकता है, अपील में भी हो सकता है, और पुनरीक्षण की जो कार्रवाई चलती है वहां उस स्तर पर भी अगर हो चाहे तो उस स्तर पर भी समन या राजीनामा हो सकता है। तो याद रखें कि राजीनामा तीनों कार्रवाइयों में हो सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि राजीनामा किस स्तर पर हो सकता है। प्रारंभिक स्तर पर तो होता ही है, उसके अलावा अपील अगर मामला क्या है तो वहां भी हो सकता है, और अगर मामला पुनरीक्षण में गया है तो वहां भी हो सकता है, अगर न्यायालय अनुमति देता है तो, ठीक है। न्यायालय अगर अनुमति देता है तो वहां भी हो सकता है। सातवां देखिए क्या कहता है, यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए या तो वर्धित दंड से या भिन्न भांति के दंड से दंडनीय तो अपराध का समन न किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्व दोष सिद्धि का व्यक्ति है, पूर्व दोष सिद्धि का कोई व्यक्ति है, मतलब उसने पहले कोई और अपराध किया है, पहले भी अपराध कर चुका है, और अब दोबारा से जो उसे दंड मिलना चाहिए वो बढ़ के दंड मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? बढ़ के, या कह लीजिए अधिक दंड का भागी है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो पूर्व दोष सिद्धि का व्यक्ति है उस मामले में क्या नहीं होगा? राजीनामा नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूर्व दोष सिद्धि के मामले में राजीनामा नहीं होगा। बस इतना याद रखें, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दोष सिद्ध है तो ऐसे मामले में राजीनामा नहीं होगा, ठीक। आठवां देखिए, आठवां कहता है अपराध के इस धारा के अधीन समन का प्रभाव अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा जिससे अपराध का समन किया। तो ये भी याद रखना, ये इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई अपराध का जो समन किया गया, समन का प्रभाव क्या होता है? समन का प्रभाव होता है दोष मुक्ति। बस इतना याद रखना है, क्या होता है? दोष मुक्ति। उसमें आता है दोष मुक्ति उन्मोचन, इस तरीके से आता है। तो आपको याद रखना है कि जब राजीनामा हो गया, समन हो गया है, तो उसका प्रभाव क्या होता है? दोष मुक्ति होता है। ये भी पूछा जाता है। अगला देखिए नौवा, नौवा कहता है अपराध का समन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये तो सिंपल बात है कि जो धारा में प्रोविजन दिए गए हैं, जो लिस्ट दी गई है, उन्हीं अपराधों में समन किया जाएगा, उन्हीं प्रकार के अपराधों का समन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि इस लिस्ट से जो बाहर के मामले हैं उनका समन नहीं होगा, केवल जो लिस्ट में जो मामले दे रखे हैं केवल उन्हीं मामलों का क्या होगा? समन या राजीनामा होगा, और अन्य अपराधों का समन या राजीनामा नहीं होगा। बाकी का देखेंगे कल 321 से, अभियोजन को वापस लेने से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बाकी का जो देखेंगे अपन कल, ये आप लिस्ट थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये धारा 320 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन बनता है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो नीचे जो 4-5 पॉइंट दिए थे वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लिस्ट है अंदर दे रखी है उसमें भी आपको पढ़ना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी का देखेंगे इसका कल। चलिए।